नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस मीटिंग में लॉकडाउन 3 को खत्म करने या लॉकडाउन का चौथा फेज शुरू करने की रणनीति बन सकती है। कई राज्य इसे बढ़ाने के पक्ष में हैं। बैठक में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर मुख्य जोर रहेगा। पीएम की मुख्यमंत्रियों से होने वाली आज की बैठक से पहले कल कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने लगातार 2 बैठकें की, जिनमें उन क्षेत्रों के बारे में चर्चा हुई जिन्हें 17 मई के बाद खोला जा सकता है। हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ज्यादातर जो राज्य हैं वो चाहते हैं कि इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। अगर नहीं बढ़ाया जाए और इसके अंदर आर्थिक गतिविधियों को ध्यान रखा जाए तो किस तरह के सुझाव हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि जो मूड है, अगर सभी राज्यों की बात करें तो हर राज्य लगभग पिछली भी जो बैठक हुई थी, जो चौथी बैठक थी जिसके बाद लॉकडाउन 3 का ऐलान हुआ था, उसमें ये कहा गया था हर एक मुख्यमंत्रियों की तरफ से कि केंद्रीय स्तर पर एक लॉकडाउन पूरे देश में होना चाहिए, लेकिन साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो मुझे लगता है किसी न किसी फॉर्म में लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो आर्थिक गतिविधियों की बात हो रही है उसमें कुछ नई चीजें जुड़ सकती है, नए इलाके जुड़ सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा मांग है जो तमाम राज्यों की, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इसमें एक बड़ा फैसला हो सकता है कि कंटेनमेंट जोन जो है उसको छोड़कर बाकी तमाम इलाके को, जो रेड जोन में भी आता हो, उन सभी इलाकों में पूरी छूट दे दी जानी चाहिए काम धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो ये एक बड़ी चीजें होंगी। मुझे लगता है कि लॉकडाउन तो हो सकता है कि लॉकडाउन जारी रहेगा, एक अलग फॉर्म में होगा, मतलब लॉकडाउन होगा, लेकिन साथ में साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा दिया जाएगा। पिछले बैठक में प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि आप लोग अपने अपने राज्यों के हिसाब से लॉकडाउन को कैसे हटाना है, फेज वाइज हटाना है, इसकी अपनी अपनी रणनीति बना के आइएगा। तो मुझे लगता है कि जो राज्य, पहली बार ऐसा होगा कि अभी तक जो 4 बैठक हुई है, हर बैठक में करीब 10 से 11 राज्यों के मुख्यमंत्री या यूनियन टेरिटरी के अधिकारियों ने, मुख्यमंत्रियों ने बात की है। ये पहला मौका होगा जब 300 के 300 जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी बात रखेंगे। तो इसीलिए 2 पार्ट में रखा गया है। पहला जो सेशन होगा वो 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का सेशन होगा और दूसरा सेशन शाम 6 बजे शुरू होगा। तमाम मुख्यमंत्रियों से ग्राउंड रिपोर्ट्स तो लेंगे ही प्रधानमंत्री, इसके अलावा सुझाव भी लेंगे। और मुझे लगता है हर स्टेट अपने एक रिपोर्ट लेके आएगी, एक रणनीति के साथ आएगी कि आगे लॉकडाउन में उनका स्टेट क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। महाराष्ट्र से, मुंबई से हमारे साथ इस वक्त संकेत पाठक भी जुड़ चुके हैं। संकेत, महाराष्ट्र को अगर देखा जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा केस हैं और मुझे नहीं लगता कि शायद राज्य की मांग होगी कि लॉकडाउन को कम कर दिया जाए या फिर हटा दिया जाए। जिस तरह के केसेस हैं उसको देखते हुए रणनीति क्या है राज्य सरकार की? क्या चाहते हैं कि आगे जो लॉकडाउन अगर 4 होता है या फिर अगर एग्जिट प्लान भी होता है तो किस तरह से किया जाए? जी देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज महाराष्ट्र में पाए गए हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे महानगरों में हैं। ऐसे में जो सरकार है वो 2-3 दिन पहले जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मीडिया को संबोधित किया था, उस वक्त भी ये बात कही थी कि लॉकडाउन में कुछ छूट जरूर दी जा सकती है, लेकिन पूरी तरह से लॉकडाउन हटेगा इसकी संभावना थोड़ी कम है। खासतौर से अगर मैं रेड जोन की बात करूं, जिसमें मुंबई, पुणे, नागपुर, मालेगांव जैसे जो बड़े शहर हैं वो आते हैं, वहां पर जो सरकार की रणनीति है उसके मुताबिक जो रेड जोन है, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर वहां पर कुछ छूट सरकार की तरफ से दी जा सकती है। हालांकि हमने बीच में भी ये देखा था कि 3 तारीख के बाद लॉकडाउन में काफी छूट दी गई थी, शराब की दुकानें खोली गई थी, जो नॉन एसेंशियल दुकानें हैं उनमें भी कुछ को छूट दी गई थी, लेकिन वो आदेश राज्य सरकार ने वापस ले लिया था क्योंकि मुंबई में, महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ रहे थे। यही वजह है कि अब जो सरकार है वो अलग अलग तरीके के कदम उठा रही है। अगर मैं मुंबई की बात करूं, जहां पर 13,500 से ज्यादा मामले हैं, वहां पर जो मुंबई शहर है उसको 7 जोन में बांटा गया है और 7 जोन में जो एक IAS अधिकारी है उसको जिम्मेदारी दी गई है। वही अधिकारी
सभी जगहों पर बैठकें करेगा, जो इलाके हैं वहां पर जाकर दौरा करेगा और ये देखने की कोशिश करेगा कि आखिर किस तरीके से जो छूट है वो दी जाए, किस तरीके से जो जांच है मरीजों की वो की जाए, क्वारंटीन सेंटर ज्यादा बढ़ाने हैं और बाकी की जो अन्य गतिविधियां हैं वो किस तरीके से चालू की जाए। तो ये सभी और अभी क्योंकि ये बैठक शुरू होने वाली है सभी मुख्यमंत्रियों के साथ और इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम राज्य किस तरह की रणनीति के साथ है और राज्य क्या चाहते हैं वो हम अपने सभी संवाददाताओं से पूछ सकें। अशोक तिवारी का मैं रुख करना चाहूंगी जो कि बताएंगे कि उत्तर प्रदेश आखिर वो राज्य है जिसके बारे में कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट भी सामने आई थी अशोक तिवारी कि जो हमारी जो तैयारी है उसमें यूपी, बिहार और असम वो सबसे पीछे है। यानी जो 100 जो बेड होने चाहिए उससे कम, जो कि आइसोलेशन बेड्स होने चाहिए उससे कम बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर नहीं है। इसी तरह से बिहार भी उसके अंदर आता है, इसी तरह से असम भी है। तो यानी उत्तर प्रदेश की तैयारी उतनी नहीं है। तो क्या राज्य इस पक्ष में है कि लॉकडाउन 4 किया जाए, बढ़ाया जाए? देखिए, अभी तो लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं सामने आया है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप बीते दिनों पर लगातार निगाह डालिए तो हॉस्पिटल्स में जो सुविधाएं देने की बात आपने कही उस पर लगातार बल दिया गया है। लगातार आईएएस स्तर के अधिकारी की तैनाती की गई है और हर जिले में यानी उत्तर प्रदेश में जितने भी जनपद है वहां पर एक एक नोडल अफसर तैनात किया गया है। आप देखिए कि 3 जनपद उत्तर प्रदेश के बहुत ज्यादा संवेदनशील है कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर, यानी मेरठ, आगरा और इसके अलावा कानपुर। तो इन तीनों जगहों पर सीनियर आईएएस ऑफिसर और एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर की तैनाती की गई कि आखिरकार यहां पर कोरोना का संक्रमण क्यों बढ़ रहा है, क्यों इतनी बड़ी संख्या में केसेस सामने आ रहे हैं, इस पर पूरी मॉनिटरिंग की जाए और उस पर लगाम लगाने की कोशिश की जाए। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि बीते कई दिनों से कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि कई सारे मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं जिनको संक्रमण हुआ था और उसके बाद उनको क्वारंटीन में रखा गया, उनको चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई और उसके बाद उनको डिस्चार्ज भी किया गया। तो सरकार की तरफ से पहली प्रायोरिटी जब से ये संक्रमण सामने आया है तब से लेकर अभी तक यही की जा रही है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाए। कल भी मुख्यमंत्री ने अपनी बैठक में यही कहा और आज भी अपनी बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि लॉकडाउन का अशोक, यहां पर समझने वाली बात है किस तरह की सख्ती, क्योंकि अभी तक हमने लॉकडाउन 3 फेज में देखा है और जो तीसरा फेज था वो बहुत सख्त नहीं था। तो क्या राज्य सरकार चाहती है कि ये लॉकडाउन 3 जैसा चल रहा था इसी तरह का लॉकडाउन 4 हो, या फिर पहला और दूसरा जिस तरह का था एकदम सख्ती का पालन वैसा होना चाहिए? देखिए, तीनों चरणों में आप देखिए कि जब शुरुआत में लॉकडाउन लागू किया गया था तब बहुत ज्यादा सख्ती देखने को मिली थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में आते आते बहुत सारी छूट भी तमाम सारे लोगों को दी गई। जैसे इक्का दुक्का दुकानें खोलने की परमिशन दी गई, आवश्यक सेवाओं की बात अगर इसमें ना शामिल की जाए तो आप देखिए कि जो धीरे धीरे जो ऑफिसेज हैं उनको 30%, 33% कर्मचारियों के साथ संचालित करना शुरू किया गया। इसके अलावा जो वाइन शॉप थी उसका संचालन शुरू किया गया, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही गई। तो सरकार की तरफ से चरणबद्धवार आप देखिए जितने भी चरण आए उसमें लगातार कुछ ना कुछ छूट देने की कोशिश की गई और अब उत्तर प्रदेश में कुछ जनपद ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है, वहां पर बहुत सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं और जो भी जोन यानी जो 3 जोन बांटे गए थे, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, उसमें सबसे सेंसिटिव जो रेड जोन थे जिसमें उत्तर प्रदेश के 19 जिले शामिल हैं, वहां पर बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई देखने को मिली, एफआईआर दर्ज की गई, लोगों को घरों में रहने की अपील की गई, अनाउंसमेंट करवाया गया। ग्रीन जोन में है उत्तर प्रदेश की सरकार। अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बिहार क्या चाहता है ये हमें बताएंगे और आपको बता दें कि थोड़ी देर में बैठक होने ही वाली है, शायद शुरू भी हो चुकी होगी और तमाम मुख्यमंत्री अपनी अपनी बात रखेंगे, अपने अपने सुझाव देंगे, अपनी अपनी रणनीति क्या है सरकार ये अपने राज्य को लेकर वो भी वो बताएंगे। लेकिन अमिताभ, बिहार का जैसे कि मैंने देखिए अभी यूपी का जिक्र किया था वैसे ही बिहार भी उसमें शामिल है। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी नहीं है बिहार में और ऐसे में लॉकडाउन 4 कैसा होना चाहिए, क्या सोच है इस वक्त सरकार की? देखिए बिल्कुल सच है, बिहार में अगर हम देखें तो फर्स्ट लॉकडाउन 1, 2 और 3 के बनिस्बत अगर देखें तो 2 के बाद जो रफ्तार यहाँ बढ़ना शुरू हुआ था, 3 आते आते अभी 7 दिन बीते हैं, प्रतिदिन 26 से ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। 714 संख्या पहुँच चुकी है कोरोना पॉजिटिव केसेस की। हालांकि जो ठीक वाले लोग हैं उनकी भी संख्या बढ़ी है, वो भी करीब 280 के करीब में है, लेकिन बावजूद इसके जो संक्रमण का है वो बढ़ते जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो बिहार सरकार है और खासकर नीतीश कुमार इस मुद्दे को लेकर उठाएंगे। वो शुरू से प्रवासी मजदूरों को जो वापस भेजा जा रहा था उसको लेके अपने एक स्टैंड उन्होंने लिया था, लेकिन बाद में जब गाइडलाइन चेंज हुई उसके बाद बिहार में श्रमिकों की संख्या आने की जो तादाद थी वो बढ़ी है। अभी तक 1,20,000 मजदूर आ चुके हैं, जबकि अभी भी 1.5 लाख मजदूर आने वाले हैं अगले 3 दिनों में।
तो निश्चित तौर पे ये समस्या सबसे ज़्यादा है और इसको लेके हर एक जो जिला है वहाँ पर जांच केंद्र बनाने की बात हुई है, रैंडम चेकिंग की भी, टेस्टिंग की भी बात कही गई है। तो इसको लेके इस स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके भी वो करेंगे और साथ में 2 जो प्राइवेट क्लिनिक है, प्राइवेट जो पैथोलॉजी सेंटर है वहाँ भी जांच सुविधा बढ़ाई जाए। इसको लेकर कि अभी तक पूरे बिहार में सिर्फ 7 सेंटरों पर यह जांच की सुविधा हो रही थी, जहाँ भी 2 सेंटरों पे पिछले 2 दिनों से काम बंद है। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर यहाँ हाल बुरा हुआ है और अभी जो 3rd फेज जो आया है उसमें और बढ़ते ही जा रहा है संख्या। तो निश्चित तौर पर अभी जो है थोड़ी सी जो आर्थिक गतिविधियाँ में छूट दी गई है उसको लेते हुए मेरे ख्याल से लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश कर सकती है बिहार सरकार। अब ये देखिए केजे श्रीवत्सन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। श्रीवत्सन, यही बात है कि आज हम जो खबर चला रहे हैं, देखिए आज ये जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है इस पर जोर दिया जाएगा इस बात पर कि आर्थिक गतिविधियां किस तरह से बढ़ाई जाएं। यानी जो पहला लॉकडाउन हुआ था तब हमने देखा था हमारी जो प्राथमिकता थी वो इसकी चेन को तोड़ने की थी, पर इतने सारे लॉकडाउन के बीच में शायद हमने ये बात को समझा है कि चेन नहीं टूट पा रही है, धीमी जरूर हुई हो सकती है, टूट नहीं पा रही है, लेकिन आर्थिक स्तर पर हम जरूर टूट गए हैं। तो जयपुर राजस्थान का इस पर क्या वो है रुख है, क्योंकि हमने देखा था कि जो भीलवाड़ा सबसे पहले जिस तरह की केसेस वहां पर सामने आए थे और जितनी ज्यादा बढ़ते हुए केसेस थे शुरुआती दौर में ही, ऐसा ही ना हो कि दोबारा से छूट देने के चक्कर में वैसा ही कुछ एक तस्वीर हमको दोबारा देखने को मिल जाए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि चैन टूटे भी तो कैसे, क्योंकि राजस्थान में करीब 19 लाख लोगों ने यहां पर आने और यहां से जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। यह सरकारी आंकड़ा है जो कि मुख्यमंत्री हर रोज बताते हैं कि 19 लाख ऐसे लोग हैं जो राजस्थान। श्रीवत्सन, एक सेकेंड आ रही हूं मैं आपके पास, यही खबर पर आपसे बात करूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, शराब से जुड़ी हुई। पंजाब में बंद होगी शराब की होम डिलीवरी। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पंजाब कैबिनेट ने ये मुहर लगा दी है। पहले सरकार ने होम डिलीवरी का किया था फैसला, अब होम डिलीवरी पर रोक लगा दी गई है। विशाल एंग्रीश हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या ये लगने लगा है पंजाब सरकार को कि एक गलत फैसला ले लिया था या ये हो नहीं पा रहा? बहुत ठीक। असल में काफी लंबे अरसे के साथ ही पंजाब में कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा भी मांग उठने लगी थी कि जो होम डिलीवरी है शराब की उसको बंद कर दिया जाए और मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंचाई गई थी। और जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने जो होम डिलीवरी थी, होम डिलीवरी को बंद करने का फैसला ले लिया है और जो अख्तियार मुख्यमंत्री को दे दिए गए हैं। ऐसा क्यों फैसला किया गया है? होम डिलीवरी क्यों बंद की जा रही है? क्योंकि होम डिलीवरी को शुरू करने का पीछे मकसद यही था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाए। बिल्कुल ही, क्योंकि आज मुख्यमंत्री के समक्ष ये मुद्दा भी उठा था, तो मुख्यमंत्री ने तुरंत कैबिनेट को बता दिया कि हम होम डिलीवरी को बंद कर रहे हैं। और इसके बाद जो फैसला भी हो गया और अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री जो अपनी एक्साइज पॉलिसी है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ही एक्साइज डिपार्टमेंट भी है और मुख्यमंत्री ने एक्साइज पॉलिसी के बारे में फैसला भी लेना है, क्योंकि पंजाब में जो ज्यादातर शराब के ठेके हैं वो बंद पड़े हुए हैं। आधार क्या है इस फैसले का ये अभी स्पष्ट नहीं है विशाल, लेकिन होम डिलीवरी बंद करने का फैसला कर दिया है पंजाब कैबिनेट ने, उस पर मुहर लगा दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जैसे इस बारे में और भी डिटेल्स मिलती हैं तो आपसे साझा करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही श्रीवत्सन जो कि हमारे साथ लगातार जयपुर से बने हुए हैं, वो हमें बता रहे थे कि आखिर राजस्थान सरकार का क्या रुख होगा जो आज मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्री के साथ। बताइए श्रीवत्सन। जी देखिए, राजस्थान में आप जी सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना संक्रमण की तादाद को बढ़ने से रोकने की, चैन तोड़ने की जो बात कर रहे थे, वह होना कुछ अब मुश्किल सा सरकार को लगने लगा, क्योंकि यह पहला राज्य था जिसने श्रमिकों को बुलाने की मांग की थी कि एक बार आने जाने की इजाजत दी जाए ताकि मानसिक रूप से वे जो तनावग्रस्त है मुक्त हो सके। लेकिन 19 लाख लोगों ने राजस्थान से बाहर आने और जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। यह सरकारी आंकड़ा है 19 लाख। इसमें से 13 लाख वो लोग हैं जो राजस्थान आना चाहते हैं, प्रवासी राजस्थानी हैं। इतनी तादाद
तादाद में यदि यहाँ लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर सरकार की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। वैसे भी प्रधानमंत्री के सामने जो बात रखनी है उसके बारे में मुख्यमंत्री ने कल यानी रविवार को राजस्थान के 200 विधायकों और 25 सांसदों से उन्होंने बातचीत की है, जिसमें वसुंधरा राजे, प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और जितने भी सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी शामिल है उसमें। उन सभी ने अपना अपना पक्ष रखा, अपने अपने इलाके को ध्यान में रखते हुए अपनी बात मुख्यमंत्री को बताई और मुख्यमंत्री ने भी भरोसा दिया है कि प्रधानमंत्री के सामने उनकी बात सबकी रखेंगे। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी समस्या यही है कि राजस्थान में अभी जो 12 ट्रेनें चलाई गई है वो उसमें से एक भी ट्रेन राजस्थान के लिए नहीं है। ये देखिए सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि 19 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है राजस्थान आने और जाने के लिए, लेकिन एक भी ट्रेन राजस्थान में नहीं रुकेगी, राजस्थान के किसी जिले से कोई श्रमिकों को या यात्रियों को यहां से नहीं ले जाएगी। सरकार की सबसे बड़ी चिंता है कि इस तरह का भेदभाव क्यों। उसके अलावा सरकार तो ये अपनी बात वो जरूर रखेंगे आज मीटिंग में। भूपेंद्र का भी मैं रुख करना चाहूंगी, बहुत देर से गर्मी में खड़े हैं, माफ कीजिएगा भूपेंद्र, थोड़ा समय लग गया आप तक आने के लिए। भूपेंद्र ये बताइए, गुजरात क्या चाहता है, गुजरात की क्या मांग होगी या फिर सुझाव? दोबारा से कोशिश करूंगी भूपेंद्र से जुड़ने के लिए। आ गए हैं भूपेंद्र जी, बताइए। या फिर ये कह सकते हैं कि जो छूट छाट उन्हें लॉकडाउन में देनी है, क्योंकि गुजरात जो है हॉटस्पॉट बना हुआ है, यहाँ पर जो केसेस आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो अगर छूट छाट मिलती है तो वो किस तरह से दी जाएगी, खास करके अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा, ये 3 ऐसे इलाके हैं जहां पर अगर छूट छाट मिलती है तो वो कैसे रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो ट्रेन शुरू हो रही है वो अहमदाबाद जरूर आ रही है, लेकिन यहां से श्रमिकों की स्पेशल ट्रेन जो है वो अभी 180 के आसपास ट्रेनें और ज्यादा जानी है। 163 के आसपास ट्रेन जो है वो जा चुकी है। पूरे देश की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा ट्रेनें कहा जा रहा है गुजरात से जा रही है, 163 ट्रेनें ऑलरेडी जा चुकी है यहाँ से। तो उन ट्रेनों को कब तक जारी रखा जाए, और जहां तक श्रमिकों का सवाल है, क्योंकि लगातार खाली होता जा रहा है, अगर औद्योगिक एवं शुरू होते हैं तो उसके लिए श्रमिक कहां से आएंगे, मजदूर कहां से आएंगे। दूसरी बात कि अगर यहाँ पर जिस तरह के हालात खास करके अहमदाबाद में है, बीएसएफ की बटालियन उतारी गई है, सीआईएसएफ उतारा गया है और उसके बावजूद भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो वहां पर लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, ये तमाम स्थितियां जो है मुख्यमंत्री विजय रूपाणी प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। तो देखना होगा कि वहां से। और इसके अलावा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया यहाँ पर आए थे, डॉक्टर मनीष सुरेजा के साथ में, उन्होंने एक रिव्यू लिया हुआ है यहाँ के अस्पतालों में जाकर, तो वो उन्होंने अपनी बात जरूर, अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी होगी, तो प्रधानमंत्री उसको लेकर क्या मार्गदर्शन देते हैं ये भी एक देखना होगा। तो क्या मैं ये मानकर चलूं भूपेंद्र कि गुजरात एक तरह से लॉकडाउन 4, मतलब कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो, यही चाहता है? कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हॉट स्पॉट बना हुआ है, यहाँ अभी रियायत देना खतरे को मोल लेने जैसा है, क्योंकि अभी जो मार्गदर्शिका जारी हुई है, मैं बता दूं कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर की ओर से उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी दुकानें खुलेंगी उसमें कोई कैश पेमेंट नहीं होगा। इसके अलावा तमाम जो कर्मचारी होंगे, 15 तारीख के बाद की बात कर रहा हूँ, वो तमाम लोग डिजिटल पेमेंट करेंगे, सभी लोगों की स्क्रीनिंग होगी, उनकी स्क्रीनिंग के जरिए जो भी लोग यहाँ पर देखे जाए दुकान में काम कर रहे होंगे, वो तमाम लोग जो है उनका पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, जो वेंडर है उन्हें लाइसेंस इश्यू किया होगा, वही लोग जो है वहां पे सब्जियां बेच पाएंगे या किराना बेच पाएंगे, उनके पास हेल्थ कार्ड होगा। ये तमाम हिदायतें जारी की जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अभी प्रिकॉशन लेना है। अमिताभ ओझा भी हैं, अशोक तिवारी और साथ ही अमित कुमार।